ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि होती क्या है। हम नॉर्मल भाषा में हम समझते क्या है इससे। जब हम बोलते हैं कि किसी चीज का हाइब्रिड करना है, हाइब्रिड का मतलब होता है अलग अलग क्वालिटी को कंबाइंड करके एक बढ़िया चीज बनाना, उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हम बोलते हैं हाइब्रिड बीज लेके आओ या कुछ भी लेके आओ, तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, अच्छी अच्छी क्वालिटी को मिक्स करके कोई बढ़िया क्वालिटी बनाना। ठीक है, वैसे केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसका मतलब होता है जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी जो वो अलग अलग होती है, लेकिन कईयों में थोड़ी थोड़ी बराबर होती है, तो उनको इंटरमिक्स करके एक नया ऑर्बिटल बनाना, उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो उसकी डेफिनेशन लिख लो, पेपर में नहीं आएगी लेकिन पता होना चाहिए आपको। इट इज द प्रोसेस ऑफ intermixing of orbital of slightly same energy। वो पेपर में आपको ये नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको जनरली पता होना चाहिए कि हाइब्रिडेशन होती क्या है। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन का मतलब क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्स कर रहे हैं हम अलग अलग तरह के ऑर्बिटल को, लेकिन उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली सेम होगी। ये नहीं कि एक ऑर्बिटल लो एनर्जी का हो, एक बड़ा हाईएस्ट लेवल का हो, उनके बीच में थोड़ा डिफरेंस थोड़ा कम होना चाहिए, तब होती है इंटरमिक्सिंग। क्लियर, लिख लो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली सेम एनर्जी। यहां तक लिख लो पहले, फिर करते हैं, आपको लिखवाते हैं कैसे कैसे करते हैं। हो गया, बताइए, लिख लिया? चलो फिर करते हैं स्टार्ट। ठीक है, अब देखिए, यहां पर हम हाइब्रिडेशन का एक फार्मूला होता है, पहले वो लिख लो, फिर मैं समझाऊंगा एक एक चीज क्या होती है उसमें, जो आपको पेपर में आता ही आता है मैक्सिमम। मतलब इस बार नहीं आया था, लेकिन आपकी किस्मत थी, लेकिन मैक्सिमम टाइम पेपर में आता ही आता है ये चीज। ठीक है, तो इस बार पेपर में नहीं आया था, लेकिन आता है मैक्सिमम। तो इसके लिए फार्मूला होता है, हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला होता है, लिख लो, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसका फार्मूला लिख लो, इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये हम वी से लिखते हैं, पहले लिख लो वी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, लिखवाऊंगा कैसे, माइनस चार्ज ऑन कैटायन प्लस चार्ज ऑन एनायन। इसके नीचे लिख लो कि V का मतलब क्या होता है, V का मतलब होता है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। कि सेंट्रल एटम के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए आपको पहले एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जब तक आपको एटॉमिक नंबर नहीं आएगा, ये चीज आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, दूसरा M, M का मतलब होता है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। ठीक है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। इसके बाद C, ये होता है चार्ज ऑन कैटायन। मैंने आपको बताया था कैटायन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो कैटायन होगा, अगर नेगेटिव होगा तो वो एनायन होता है। ठीक है, और ए का मतलब चार्ज ऑन एनायन। लिख लो पहले कि जब भी आपको कोई हाइब्रिडेशन का क्वेश्चन आ जाए, कहीं पे होते हैं एक्सेप्शन, बहुत कम एक्सेप्शन है इसमें केमिस्ट्री में, जो हाइब्रिडेशन के ऊपर एक दो कंसेप्ट है जो पेपर में पूछ जाते हैं, जो एक्सेप्शन है वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा। पहले आपको जनरली पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप फार्मूला लिखो, हाफ ऑफ V मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, कि सेंट्रल एटम के पास बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है वो लिखने हैं। फिर M होता है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। तो सबसे पहले यहां तक तो आपको पता लग गया कि सेंट्रल एटम
कौन होगा वो हम बता देंगे। लेकिन मोनोवैलेंट एटम क्या होते हैं, तो याद रख लो मोनोवैलेंट एटम कौन कौन से होते हैं वो लिख लो, जो आपको पेपर में वहां कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, मोनोवैलेंट एटम कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हाइड्रोजन भी मोनोवैलेंट होता है और एक हाइड्रोजन। ये सारे क्या होते हैं, मोनोवैलेंट एटम होते हैं। देखना जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको वहां आपने देखना है कि मोनोवैलेंट एटम दिया है कि नहीं दिया है। और याद रखना मोनोवैलेंट का मतलब होता है जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं सिर्फ। देखो फ्लोरीन एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन भी सिंगल बॉन्ड बनाता है, ब्रोमीन भी सिंगल बॉन्ड बनाता है, आयोडीन भी, हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड बनाता है, कभी डबल बॉन्ड नहीं बनाता है। मोनोवैलेंट का मतलब होता है कि वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, वो होता है मोनोवैलेंट एटम। वहां पेपर में आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग कहा करता है, वहां आपको ऑक्सीजन देता है, तो याद रखना अगर आपके पेपर में कहीं भी ऑक्सीजन आ जाए या O2 या कहीं ऑक्सीजन अकेला भी लिखा होगा, तब आपने उसको कंसीडर एज ए मोनोवैलेंट नहीं करना है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, लेकिन जनरली आप ये लिख लो कि ऑक्सीजन इज नॉट कंसीडर एज अ मोनोवैलेंट एटम। लिख लो, ऑक्सीजन लिखा होगा बीच में, जैसे मान लो आपको पेपर में ऐसे लिखा होगा XeOF2, इट मींस आप ऑक्सीजन को नहीं लिखेंगे इस फार्मूले में। यहां पर हम मोनोवैलेंट की जगह जीरो भर देंगे, वहां पर हम ऑक्सीजन को नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, कभी सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता है। क्लियर है इतना, बताइए यहां तक क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूं, ये आपने लिख के रखनी है। मोनोवैलेंट एटम हो गए जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो आपने माइनस करना होता है, यहां लिखा है ना माइनस। ठीक है, माइनस और चार्ज ऑफ कैटायन, जैसे यहां लिखा होगा, जैसे मान लो आपको एग्जांपल दिया है NH4 पॉजिटिव, इसका मतलब हो गया कि जो एक पॉजिटिव है वो हमने यहां पर भरना है, यहां एक भरना है। ठीक है, और एनायन का मतलब हो गया जितना चार्ज होगा नेगेटिव के ऊपर, जैसे मान लो आपको लिखा होगा SO4 2 नेगेटिव। अब 2 नेगेटिव दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, 2 नेगेटिव दिया है, इसका मतलब यहां पर माइनस 2 चार्ज है, तो यहां पर हम भर देंगे 2। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट, बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना, तो करते हैं थोड़ा एग्जाम्पल से करते हैं। यह फॉर्मूला आपने लिख के रखना है, लिख लिया है ना, यहां तक लिख लिया है, यहां तक लिख लिया आपने। सभी ने लिख लिया ना, देखो इसके बाद हम थोड़ा एग्जांपल से जो पेपर में आते हैं वो पढ़ते हैं। बस आपने ये चीजें याद रखनी है। अब देखिए, अगर सबसे पहली बात यहां साइड में बना लो एक चीज, ठीक है, अगर आपकी वैल्यू, जो मैंने आपको जेड की तरह का जेड लिख दिखते हैं हम इसको हाइब्रिडेशन को, अगर जेड की वैल्यू 1 है, मतलब जेड की वैल्यू अगर 2 आई तो हाइब्रिडेशन होती है SP, याद रखना। अगर 3 आई तो होती है SP2। ये चार्ट सारी साइड में होना चाहिए। फिर अगर जेड की वैल्यू 4 आ गई तो होगा SP3। ठीक है, P में 3 से ऊपर नहीं होता है। ठीक है, और Z इज इक्वल टू अगर 5 आया तो वो होती है SP3 और D। क्लियर है, अगर Z की वैल्यू 6 आई तो वो होती है SP3D2। ठीक है, ये जनरली होती है 7 से ऊपर भी होती है, लेकिन इतना लिख लो आप। ठीक है, SP3D3 भी होती है, वो अलग बात है, लेकिन इतना जनरली पेपर में इतनी आती है। ठीक है, SP, SP2, SP3, SP3D और SP3D2। अब हम एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं हम CH4। ठीक है, जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है, पेपर में आता है। CH4 में पूछेंगे कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होती है, तो हाइब्रिडेशन हमेशा सेंट्रल एटम की निकलती है। जहां आपको लिखा है कि कार्बन की हाइब्रिडेशन बताओ, इसका मतलब होता है कार्बन को बताओ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेंट्रल एटम। क्या हो गया ये, सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम के लिए आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। बताइए, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। वेरी गुड, 6 होता है।
तभी मैंने आपको पहले करवाया है कि आपको ये चीज आनी चाहिए। जब 6 होता है तो हम कैसे लिखते हैं, 6 इसका बैलेंस, 6 इसका क्या हुआ, एटॉमिक नंबर हुआ। तो हमें सिर्फ बैलेंस, फार्मूले में क्या लिखा था, सिर्फ हमें बैलेंस चाहिए। तो बैलेंस को लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, आपको मैंने पढ़ाया था कि 2 8 8 से लिखते हैं हम। 2 हो गया, बच्चे कितने बैलेंस में, 4। तो ये इसका क्या हो गया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब दूसरा क्या चाहिए हमें, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। बताइए हाइड्रोजन मोनोवैलेंट हुआ कि डायवैलेंट हुआ। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन को हम मोनोवैलेंट लेते हैं, डाइवैलेंट नहीं लेते हैं। तो इसको हम बीच फार्मूले में भर सकते हैं। बस इसके ऊपर चार्ज तो कुछ है नहीं, तो सीधा फार्मूला भरेंगे। अब हमारा फार्मूला क्या बना था, हाफ ऑफ, क्या बना था, चार्ज ऑन, चार्ज नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो यहां भर दो 4, फिर प्लस का साइन लगा दो। अब मोनोवैलेंट एटम कितने जुड़े हैं इसमें, 4। तो 4 और जोड़ दो, कितना आ गया, 8। और 8 का हाफ कितना होता है, 4। अगर 4 हो तो हाइड्रोजन कितनी होती है, sp3। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट कि कैसे कैसे आया ये, बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि कैसे कैसे आया, बताइए लग गया ये पता कि कैसे कैसे आया ये, कि रिपीट करना है, बताइए सभी को क्लियर है, सभी। तो वो पूछ सकता है कि ये चीज मुझे समझ नहीं आई कि कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, बिना एटॉमिक नंबर से आपका ये क्वेश्चन नहीं होगा, सीधी सी बात है। पहले आप, तभी मैंने आपको जनरल जब स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि आपको एटॉमिक नंबर याद कर लो, इसके बिना आपको केमिस्ट्री नहीं आएगी। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल और करते हैं, थोड़े 4 5 एग्जाम्पल करेंगे, फिर मैं आपको दूंगा करने के लिए। अब मान लो आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया H2O, H2O को भी निकालते हैं। ठीक है, इसका सेंट्रल एटम कौन सा होगा, इसका सेंट्रल एटम होगा ऑक्सीजन। ठीक है, सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम ऐसे समझ लो कि इसके साथ सभी ने बॉन्ड बनाया वो सेंटर वाला होता है। वैसे निकालने के बड़े तरीके होते हैं, लेकिन ऐसे याद रखना आपने कि जिसके साथ बाकी सब बॉन्ड बनाते हैं वो सेंटर में जो होता है वो सेंट्रल एटम होता है। तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। 8 हो गया, तो 8 को कैसे लिखेंगे आप, 2 और 6। इसका मतलब इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। हमें चाहिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। तो हाइड्रोजन क्या है, मोनोवैलेंट ही है। अगर हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है तो क्या करेंगे हम, इसको हाइड्रोजन को यहां पुट कर दो। तो हम कैसे भरेंगे, हाफ ऑफ, ठीक है, हाफ ऑफ, बैलेंस शेल में कितने आए, 6, प्लस मोनोवैलेंट कितने हैं, 2। चार्ज वगैरह तो कुछ है नहीं, अगर पॉजिटिव नेगेटिव तब देखते हैं हम, यहां पॉजिटिव नेगेटिव है नहीं तो हम सीधा ही कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, हाफ ऑफ 6 2 कितने हो गए, 8, और 8 का आधा कितना होता है, 4। 4 हुआ तो sp3। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट, आपने तो पहले निकाल लिया है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट, ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं, आपने बताना है मुझे। जैसे आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया कि अमोनिया का बताइए, अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है, अमोनिया में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितनी होती है, बताइए अमोनिया में कितनी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आएगी, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आएगी अमोनिया में, बताइए अमोनिया में कौन सी हाइब्रिडेशन आएगी, करियर बताइए। वेरी गुड, दिया डेजी ने भी, दीक्षा ने भी, सोनिया ने भी, मतलब आपको समझ आ गया। इसको समझ नहीं आया, इसको बस आप जब तक आपको टर्मिंग नंबर पता नहीं होगे तब तक नहीं समझ आएगा, इसी बात है। साथ में करते हैं क्वेश्चन को, मैं करवाता हूँ। तो नाइट्रोजन कितना होता है, 7। ठीक है, 7, तो 7 को कैसे लिखेंगे हम, 2,5। तो 5 इसके बैलेंस शेल में, हाफ ऑफ, बैलेंस शेल में कितने आ गए, 5, और बॉन्ड कितने बनाए हैं, 3।
8, और 8 का हाफ कितना होता है 4, तो 4 हो गया तो क्या आएगी sp3। ठीक है, अब एक थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड सा लेते हैं थोड़ा सा। अब मुझे बताओ XeF2 की हाइब्रिडेशन निकाल के बताइए, बताइए फिर मैं करवाता हूं। XeF2 की हाइब्रिडेशन बताइए कितनी होगी। XeF2 जिनोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। जीनोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद ना हो तो आपको कम से कम ग्रुप याद होना चाहिए कि कौन से ग्रुप से है। अगर आपको पता है कि ये 18th ग्रुप है, मैंने पढ़ाया था आपको नोबेल गैस होती है 18th ग्रुप में, तो 18th ग्रुप का होता है। इसको ऐसे याद रखने के लिए अगर लास्ट में 8 आ गया इसका मतलब इसके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं आप याद कि अगर आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं होता है कई बार क्योंकि ये पीछे जाता है, तो इससे अच्छा है कि आप ऐसा रखो कि ये 18th ग्रुप में है। अब 18th ग्रुप में है तो हम कैसे लिखेंगे, 18th ग्रुप में है तो इसका मतलब बैलेंस शेल में 8 लिखा है तो 18 हो गया, अगर 16 होगा तो 6 होंगे, अगर 15 होगा तो 5 होंगे। ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि जीनोन का एटॉमिक नंबर हर किसी को याद हो ना हो वो अलग बात है। तो इससे अच्छा है कि आप ऐसे रखो कि 18th ग्रुप में जो भी आते हैं उनके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 भर दो। ठीक है, बैलेंस शेल में कितने आएंगे 8, फिर भरो और बताइए कौन सी ऑक्सीजन स्टेट आएगी। sp3d, sp3d मतलब सभी का सही आएगा। जब सभी का आंसर एक आए इसका मतलब होता है कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर भी मैं आपको करवा के दिखाता हूं। देखो जीनोन का मैंने बताया 18th ग्रुप में, हर किसी को याद नहीं होता है तो मैंने आपको बताया याद रखना, अगर आपको ग्रुप भी याद हो तब भी आप निकाल लोगे। ठीक है, तो XeF2 जीनोन और F2, तो जीनोन हो गया, तो जीनोन का एटॉमिक नंबर 18th ग्रुप में आते हैं तो इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। सीधी सी बात है, फार्मूला क्या होता है हाफ ऑफ कितना आगे 8 प्लस, अब इसमें जुड़े कितने हैं मोनोवलेंट ही है ना, पहले मोनोवलेंट चेक करना होता है, तो कितने हो गए 10, और 10 का हाफ कितना हो गया 5, और 5 होता है तो क्या होती है sp3d। यहां तक क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट। फिर एक थोड़ा सा और लेवल उठाते हैं, अभी तो बेसिक सा किया हमने, थोड़ा एडवांस लेवल का करते हैं फिर। यहां तक क्लियर है। ठीक है, फिर करते हैं आगे। अब थोड़ा सा हम एडवांस लेवल लेके चलते हैं इसी को, इसी कंसेप्ट को। ठीक है, अब आपको कई बार पेपर में आता है कि XeO2F2 इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है, बताइए। पर आपको नहीं आएगी, मैं थोड़ा करवा देता हूं। ठीक है, कई कर लेंगे वो अलग बात है। ठीक है, सबसे पहले फार्मूला क्या होता है हाफ ऑफ, क्या निकालना होता है सेंट्रल एटम। तो आपको पता है जीनोन के एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर याद नहीं तो 80th ग्रुप में है तो उसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सीधा 8 भर दिया हमने यहां पर। ठीक है, प्लस फिर मैंने क्या पढ़ाया था आपको मोनोवैलेंट एटम देखना है, तो ऑक्सीजन क्या होता है डाइवैलेंट, तो ऑक्सीजन को हमने देखना ही नहीं कि ये है कि नहीं है, इसको हमने छोड़ देना है। बाकी क्या बच गया सिर्फ फ्लोरीन को देखना है, तो फ्लोरीन कितने हैं 2, तो इसको भरना यहां पर 2। ऑक्सीजन को हम देखेंगे नहीं इस फार्मूले में, कई अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे अच्छा एक तरीके से पढ़ो जिससे सारे क्वेश्चन निकल जाए। तो 8 और 2 कितने हो गए 10, और 10 का हाफ कितना होता है 5, और 5 होती तो क्या होती है sp3d। बताइए यहां तक क्लियर है कि नहीं है, बताइए। यहां तक आपने तो पहले निकाल ली है, निकालिए एक्स स्टेट निकालिए। XeO3 की ऑक्सीजन स्टेट इनॉन O3 की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी बताइए। XeO3 की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी, XeO3 की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी बताइए। XeO3 की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी। sp3 जीनोन का 8 हो गया,
8 का हाफ कितना हो गया 4, वेरी गुड, sp3, मतलब आपको आ गया ये कंसेप्ट। याद रखना इस वाले फार्मूले में अलग आप अलग अलग जगह से पढ़ोगे ना तो कंफ्यूज रहोगे, जो मैंने बताया इस मेथड से करोगे तब कंफ्यूज नहीं रहोगे। अगर आप कहीं और जगह ढूंढोगे तो आपको और मेथड मिलेंगे, हर क्वेश्चन को करने के अलग मेथड होते हैं, तो आपने हर कोई मेथड नहीं पढ़ाना है, वो पढ़ाना है जो आपको हर जगह यूज हो जाए। ठीक है, तो हर जगह यूज कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा, इसमें मैक्सिमम चांस होते हैं कि कहीं आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, एक निकालो XeOF4, XeOF4, बताइए, फिर मैं करवाऊंगा साथ साथ में, बताइए XeOF4 की ऑक्सीजन स्टेट मतलब हाइब्रिडेशन कितनी होगी, बताइए। sp3d2, मतलब आपको समझ आ रहा है। ठीक है, जीनोन की एटॉमिक नंबर, अब बार बार आ रहा तो सीधे लिखूंगा मैं, हाफ ऑफ क्या हो जाएगा 8 हो गया, और ऑक्सीजन को हम कंसीडर नहीं करते हैं इस फार्मूले में, सिर्फ 4 बच गया, 8 और 4 कितने हो गए 12, और 12 का हाफ कितना होता है 6, 6 हो गया तो क्या आ जाएगी sp3d2। ठीक है, यहां से आप निकालना सीख गए हो। अब थोड़ा सा हम और एडवांस लेके चलते हैं इसको, अब हम थोड़ा सा करते हैं, एक आधा और करते हैं। बताइए SF4 की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी, SF4 की हाइब्रिडेशन कितनी होगी, SF4 की, बताइए। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, या कौन से ग्रुप में होता है, ये बताइए। सल्फर किसके ग्रुप में होता है, कौन सी फैमिली में आता है सल्फर, बताइए। सल्फर कौन सी फैमिली में आता है, बताइए। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, या कौन से इसमें आता है, जब तक आपको ये पता नहीं होगा तब तक नहीं निकलेगा, बताइए। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16। तो बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके, बताइए। सल्फर के बैलेंस शेल में कितने, ठीक है 8 होंगे। ऑक्सीजन, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके सल्फर के बैलेंस शेल में, बताइए। सल्फर के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6। अब 6 हो गए तो भरो इसको, बस आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा हाफ ऑफ, क्या आ जाएगा 6, मोनोलेट कितने हैं 4, कितना हो गया 10 का हाफ कितना हो गया 5, और 5 हो गया तो क्या जाएगी sp3 और d। ठीक है, मतलब आपको लग रहा है पता। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, एक आता है पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, तो पहले हम पॉजिटिव वाला कर लेते हैं। जैसे आपको पेपर में आ गया NH4 पॉजिटिव, आया भी था एक बार ये पेपर में कि NH4 पॉजिटिव की हाइब्रिडेशन में नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन कितनी होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, हम सबसे पहले क्या लेंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, अगर 7 होगा तो बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 5, तो हाफ ऑफ कितना आ जाएगा 5 प्लस मोनोमेंट कितने हैं 4, और माइनस क्या फार्मूले में माइनस चार्ज उनका टाइम, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम उतना माइनस कर देंगे, तो -1 कर दो, कितना हो गया 5 4 9, 9 में से गया 8, और 8 का हाफ कितना होता है 4, अगर 4 हो गया तो क्या आएगी sp3। बताइए ये क्लियर है कि नहीं है, बताइए ये क्लियर है कि नहीं है, आप तो पहले बता दे रहे हो मुझे बोलने से पहले, बताइए। NH4 का क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि 2 4 बच्चे आंसर दें और बाकी ना दें, सभी के सभी बताओ, आप किसी को क्लियर ना हो या किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। ठीक है, अब देखो, अब एक पॉजिटिव वाला है, और एक एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जितना आप एग्जांपल से प्रैक्टिस करोगे उतना आपका आसान हो जाएगा ये। अब निकालो H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव के ऊपर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन निकालो, H3O पॉजिटिव, बताइए H3O पॉजिटिव में हाइब्रिडेशन क्या होगी इसकी,
तो ऊपर वाला रिपीट करना है, चलो कर देते हैं, इसी में आ जाएगा वो, कर देते हैं रिपीट। कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो उसी की तरह कंसेप्ट है ये। तो जैसे ऊपर आपको समझाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या देखना है, सेंट्रल एटम। तो ऑक्सीजन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 3 ये, तो उसका मतलब ऑक्सीजन होगा सेंट्रल एटम, ठीक है। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम आ गया, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। 8 होता है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 2,6, 2,6 लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम फार्मूला भरो यहां पर, हाफ ऑफ, क्या आ जाएगा, बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और बॉन्ड कितने भरने, सिंगल बॉन्ड, मोलमेंट कितने हैं, 3, 9 हो गया। और यहां क्या है, एक पॉजिटिव है, यहां से एक माइनस करना पड़ता है, ठीक है। फिर और अनायन तो है ही नहीं, कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है नहीं, तो हम सीधा यहां तक ही खत्म कर देंगे इस फार्मूले। तो कितना हो गया, 6 और 3 9, 9 में से एक गया 8, और 8 का आधा कितना होता है, 4, और 4 हो गया तो sp3। बताइए, अब तो नहीं डाउट आपको किसी को, बताइए, अब तो नहीं किसी को, नहीं है ना, ठीक है। डाउट नहीं रखना है, साथ साथ में करते जाएंगे अभी हम। अब इसके बाद हमें एक आता है नेगेटिव वाला, थोड़ा सा नेगेटिव वाला भी कर लेते हैं, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, पेपर में आपको यही क्वेश्चन आएंगे आपको, तो आप देखते हो यार H3O के ऊपर पॉजिटिव आ गए, ये तो कोई कंसेप्ट नया आ गया। कुछ नहीं होता है, ये सारा ही आपको इसी कंसेप्ट से आता है। अब थोड़ा सा नेगेटिव वाला भी कर लेते हैं एक आधा। जैसे आपको आ गया SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो बस पहले आपको सल्फर का एटॉमिक नंबर, वही अभी पीछे कर रहे थे आप, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। 16 हो गया, तो बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। अगर 6 हो गए, फार्मूला भरो, हाफ ऑफ, कितना आ गया, 6 आ गया। फिर ऑक्सीजन क्या है, मोनोवैलेंट है कि डाइवैलेंट है, बताओ। ऑक्सीजन को हम कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे, सही है। ऑक्सीजन को कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो देखो हम ऑक्सीजन को कंसीडर नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये 6 आ गया। अब ये 6 आ गया, ऑक्सीजन को 0, कुछ नहीं मानेंगे हम, ऑक्सीजन का मतलब नहीं है, इसका मतलब मोनोवैलेंट की जगह हम कुछ नहीं भरेंगे, तो मोनोवैलेंट यहां हो गया 0। फिर फार्मूले में क्या था, चार्ज ऑन कटायन, तो कटायन तो है ही नहीं, एनायन है, तो माइनस वाला वो भी खत्म हो गया, ठीक है। अब लास्ट में क्या होता है, प्लस चार्ज ऑन अनायन, तो प्लस लिख दो, और अनायन के ऊपर कितना का चार्ज है, ये 2 का है, तो आप 2 को ऐड कर दो, ठीक है। फिर क्या बचेगा, बाकी 0 हो गया, 6 जमा 2 कितने होते हैं, 8, और 8 का हाफ कितना होता है, 4, और 4 हो गया तो कितना आएगा, sp3, 3 आएगा, sp3। बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट तो पूछ सकता है, बताइए, यहां तक अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। आप तो पहले जेब दे रहे सारे को, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट कि कैसे कैसे आया, और प्रैक्टिस करेंगे अभी हम इसके ऊपर, ठीक है। तो SO4 2 नेगेटिव में क्या फार्मूला होता है, हाफ चार्ज ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम में कितने हैं, 6 आ गए। मोनोवैलेंट है नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन है तो हम लेंगे नहीं, चार्ज है नहीं, कटायन है नहीं, तो हम लेंगे नहीं, ऑक्सीजन की जगह 2 भर दो, बाकी 8, और बाकी ठीक है। एक आधा क्वेश्चन और करते हैं इसमें, एग्जाम्पल। अब आपने मुझे बताना है, क्वेश्चन दूंगा, आपने बताना है किसकी हाइब्रिडेशन कितनी है, बताइए। F7 की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, बताइए। IF7 की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, IF7, आयोडीन F7, बताइए IF7 की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी।
बताइए। करो ट्राई, नहीं आएगा तो मैं करवाऊंगा। करो ट्राई, अगर नहीं आए तो बता दो, मैं करवा देता हूँ। आप ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं करवाता हूँ, क्योंकि ये पेपर में आया था शायद IF7 का। कई बार स्ट्रक्चर और बॉन्ड ऑर्डर वो हम आगे पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ हाइड्रोजन सीखेंगे। sp3, sp2 नहीं sp3, जल्दी में लिख दिया होगा, sp3 होगा यहाँ पर, sp3d3, मतलब आपको आ गया इसका मतलब, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरा काम है करवाना, कहीं को नहीं आएगा तो फिर करवा देते हैं, ठीक है। देखो, आयोडीन कौन से ग्रुप में आता है? ये आता है 70th ग्रुप में। जब 70th ग्रुप में आता है तो उसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो भरो फार्मूला, हाफ ऑफ 7, और बॉन्ड कितने बना रहा है? ये फ्लोरीन है तो सिंगल बॉन्ड बनाता है। 7 और 7 कितने हो गए? 14, और 14 का हाफ कितना होता है? 7। अगर 4 7 हो तो हम लिखते हैं sp3d2। वेरी गुड, मतलब आप सभी को समझ आ रहा है, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट? बताइए, यहां तक किसी को डाउट? बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट? नहीं है ना? अब एक और करते हैं, थोड़ा एक और एग्जांपल से करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल ऐसे मान लो SF6 की निकालिए, SF6, SF6 की हाइब्रिडेशन निकालिए, SF6। sp3d2, मतलब सभी को आ रहा है, ठीक है। सल्फर का एटॉमिक नंबर वही आ गया 16, तो बैलेंस शेल में कितने आ गए? 6, और 6 है, 6 के 6 बॉन्ड बना रहा है तो कितने बनेंगे? 12, और 12 का हाफ कितना होता है? 6। अब 6 आ गया तो sp3d2, ठीक है। एक और एग्जांपल करो। ClF3 की मैं क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट निकालिए, बताइए। ClF3 में क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट बताइए। ऑक्सीजन स्टेट नहीं, हाइब्रिडाइजेशन, बार बार मेरे को ऑक्सीजन स्टेट ही आ रहा है दिमाग में, बताइए। ClF3, इसमें सेंट्रल एटम कौन सा हुआ? पहले ये बताओ, सेंट्रल एटम कौन सा होगा? सेंट्रल एटम कौन सा होगा? वेरी गुड, क्लोरीन। तो क्लोरीन के बैलेंस शेल में फ्लोरीन नहीं होगा, फ्लोरीन तो बॉन्ड बना रहा है, फ्लोरीन नहीं होगा, क्लोरीन होगा, ठीक है। ClF3 बनेंगे। ClF3 को क्या बने? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है जो भी होगा 70th ग्रुप में है। 70th ग्रुप में है, इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन इसके बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बारमूला क्या होता है? हाफ ऑफ 7 है, और 7 में क्या जोड़ने हैं? 3 बॉन्ड बना रहा है, 7 3 10, और 10 का हाफ कितना होता है? 5। तो इसकी ऑक्सीजन कितने हुई? क्या हो गया? 5, और क्या हो गया? sp3d, 3 1 4 1 5। क्लियर है इतना?